बाजू तक। राजस्थान के काबीना मिनिस्टर, जिनका पूरी राजस्थान की राजनीति में ही नहीं उत्तर भारत की राजनीति में अपना बड़ा विशिष्ट स्थान है। भाई का एक दोस्तान बात अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी सौभाग्य से हमारे जिले की समान समाज रहे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय कालाराम को बहुत ही मान सम्मान के साथ कोरोना कानून के साथ अब एक चर्चा से निवेदन शुभारंभ समारोह को संबोधित करें। मुकाबेरी जिले की शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे जिले के मंच पर आदरणीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, मेरे साथी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी और पधारे हुए श्रद्धालु सबका मैं आज इस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में जो है स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर मैं माननीय मंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त करूँगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे और आज इस कार्यक्रम की आपने गरिमा बढ़ाई। ये मेला आज शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा और जैसा बताया गया कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है और कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं। पर इस बार प्रशासन ने और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद कई तरह की पहल की गई है ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो सुविधा हो और दर्शन करने में जो है किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। इस मेले की व्यवस्था को लेकर जितने भी काम होने थे, चाहे वो बैरिकेडिंग का काम है, सीसीटीवी कैमरे, पानी की व्यवस्था, बिजली, चिकित्सा, फायर ब्रिगेड और किसी तरह की बीमारी वगैरह नहीं फैले इसको लेकर फॉगिंग डिस्प्ले वगैरह, वो सारी तैयारियां की जा चुकी है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और लाइनअप को लेकर जांचा वगैरह भी डिप्लॉय किया गया है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से और जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि ये मेला एक सामाजिक सौहार्द की मिसाल है। उस मिसाल को कायम रखते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे महीने ये मेला चले, सभी श्रद्धालु इसका पूरा आनंद लें। इसी आशा के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी टीम इस मेले का भव्य आयोजन करेगी और हम जो नॉर्थ इंडिया में एक नाम रखते हैं उस नाम को कायम रखेंगे। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय और विधायक महोदय सबका आभार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन कलेक्टर महोदय का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय विकास जी सांगवान को, जो सारी व्यवस्थाएं जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। आप प्रदेश के कीर्तिमान नेता है, स्वागत तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय कालाराम कुमार। भारत माता की वंदे वंदे। बोलो भोगाजी महाराज की, बोलो भोगाजी महाराज की। आज भोगाजी महाराज के इस पवित्र धाम में भोगाजी महाराज के मेले के शुभारंभ के कार्यक्रम में हमारे देश में वर्ष वर्ष विराजमान हम सबके लाडले भादरा विधानसभा से 30 बार विधायक और लगातार समाज के अंतिम छोर पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, उन व्यक्तियों की भी सेवा करने वाले, लगातार जिनका परिवार भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, सब लोगों ने इस क्षेत्र की सेवा की है। अभी विधायक के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं सम्मान्य संजीव जी धन्यवाद जी,
इस जिले के युवा कलेक्टर रानाराम जी, युवा एसपी विकास जी, यहाँ के प्रधान सम्माननीय और लालजी भील, यहाँ मेरे साथ झुंझुनू से पधारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मानीय महेंद्र जी सांगवा, सम्मानीय शिवनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी सर्ववर्ण सभी अधिकारीगण और देवस्थान विभाग के एडिशनल कमिश्नर गौरव जी सोनी, ओम प्रकाश जी पालीवाल जी और विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए हैं, सभी मेरे पिता पूरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज भोकाजी महाराज के इस एक महीने के मेले के समारोह का कार्यक्रम यहाँ पूजा पाठ के साथ में संपन्न हुआ और आज से ये विशाल मेला एक महीने तक चलेगा। और मैं भोकाजी महाराज का मेरे ऊपर कोई कृपा हुई, मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद हुआ तो इस मेले में मुझे भी आने का अवसर मिला और ये शुभ कार्य संपन्न कराने में मुझे भी अवसर भोकाजी महाराज ने दिया। निश्चित रूप से ये कोई भोकाजी महाराज ने आशीर्वाद होता है जो ऐसे अवसर मिलते हैं। निश्चित रूप से भोकाजी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है और ये उत्तर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और मेरे ख्याल से राजस्थान भर के लोग इस मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं और भोकाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और निश्चित रूप से भोकाजी महाराज के आशीर्वाद से उनका परिवार सुखमय रहता है, परिवार में समृद्धि भी आती है और परिवार में शांति भी कायम होती है। ये आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। मैं भोकाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पूरे राजस्थान के वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी घरों में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता आए और पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने और सभी लोग यहाँ रहने वाले सभी खुशहाल हो, ये मैं भोकाजी महाराज से प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान मेलों का प्रदेश है और यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेले नहीं लगते। ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति है कि राजस्थान में मेलों के विभिन्न जगह रोज कोई मेले लगते रहते हैं। चाहे भोकाजी महाराज का मेला हो, कहीं रामदेव जी महाराज का लगता है, कहीं शेषाजी महाराज का लगता है, कहीं महादेव जी का लगता है, कहीं पर माता जी का लगता है, कहीं भोकाजी महाराज का लगता है, कई विभिन्न देवी देवताओं और लोग देवताओं के मेले इस राजस्थान में लगते हैं। और इन मेलों के माध्यम से हम सब लोगों को मेलों में आने का भी अवसर मिलता है, दर्शन करने का दर्शन लाभ भी मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ में कई दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, एक दूसरे का परिचय भी होता है। मेलों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज जैसे ये मेला है तो मेलों में जो दुकान लगा के बैठे हैं, कई तरह की दुकानें हैं, उनको ये रोजगार भी मिलता है। तो रोजगार के भी अवसर इस मेलों के माध्यम से कई लोगों को मिलते हैं। ये मेले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मेले बार बार लगने चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को
लेकर के हमारा भाव रहता है, हमारा भाव रहता है हम पूरे विश्व को साथ लेकर के चले, हमारा भाव रहता है हम सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चले, हमारा भाव रहता है हम सबसे प्यार करें और सबका विकास करें। हमारा भाव रहता है हमारी सनातन संस्कृति में पेड़ों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में पत्थरों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में गौ माता और पशुओं को भी हम पूजते हैं, हमारी संस्कृति में कई नदियों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में अग्नि को भी देवता मानते हैं और अग्नि को भी पूजते हैं। तो हमारी जो ये सनातन संस्कृति है वसुदेव हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के चलती है और संसार में रहने वाले सभी प्राणियों से प्रेम करे, उनका विकास करे, ये हमारा भाव रहता है। आज यहाँ पर जैसे जो मंदिर बना है बुद्ध जी महाराज के प्रति सबकी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है और ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अच्छा स्थल है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम इस मंदिर के विकास के लिए भी माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय प्रधान जी ने भी कहा, पहले हमारे मुख्यमंत्री 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने यह मंदिर के विकास के लिए बहुत सारे काम कराए और मैं कलेक्टर साहब विराजमान से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर के जो स्थायी विकास के लिए, जैसे अभी विधायक जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि जैसे ये जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थियों के लिए जैसे छाया की व्यवस्था भी टैंक लगा के की जा रही है और भी आगे जैसे बैरिकेडिंग लगा के की जाती है, इसमें अपन क्या स्थायी प्रकल्प कर सकते हैं। तो ये विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके पूरा एक प्लान बना करके मुझे भेजे। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके इस संबंध में विस्तृत भी करवाएंगे। एक बार अच्छा सा प्लान आ जाए जो यहाँ सुविधाएं जो विकसित करने की जरूरत है, मेले में जो सुविधाएं जनता के लिए आवश्यक होती है वो सुविधाएं विकसित करके आप प्लान बना सकते हैं। निश्चित रूप से हम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनका भाव रहता है कि हम सबके तो विकास करें। कई मंदिरों में अभी जैसे है ना, कम से कम 27-28 या ज्यादा, इससे भी ज्यादा मंदिरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए घोषणाएं की है। निश्चित रूप से मंदिरों का विकास करना, सभी धर्मस्थलों का विकास करना भी हमारा ध्येय है और निश्चित रूप से हम करेंगे। इस संबंध में ये एक प्रपोजल अच्छा सा आ जाए तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको भी स्वीकृत करवाएंगे और यहाँ और भी सुविधाएं विकसित हो, लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। दर्शनार्थी जो लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, महीने भर आते हैं, उनको बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कों के संबंध में या सफाई की व्यवस्था के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में कोई तरह की तकलीफ नहीं हो। ये हम आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब से आग्रह है कि किसी तरह के यहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था पानी की हो, साफ सफाई की हो या चिकित्सा की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में हो और कोई तरह की तकलीफ नहीं हो। कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रहे, आने वाले यहाँ किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ में हो, ये व्यवस्था कायम करे। और ये मेला 1 महीने भर चलता है, बहुत लंबा मेला होता है, 1 दिन का मेला नहीं होता। और मेले में जो देवस्थान विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि पूरी टीम यहाँ लगी रहे और आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं आए। भाई मेले में सारी व्यवस्था है, पूरा का पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है, सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और पूरे प्रशासन के सहयोग से सबकी राय होती है, राय के अनुसार व्यवस्था की जाती है। पूरा का पूरा
ये देवस्थान 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता होगा करीबन, तो ये पूरा खर्चा देवस्थान बात करता है, तो इसमें खर्चे में कोई कमी नहीं है, खर्चा तो पूरा देवस्थान बात करेगा। लेकिन जनता को कोई तकलीफ में हो, वो सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से सबको मिले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद बैठक के महीने तक लोगों को सुविधाएं दे और किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। बाकी अभी जैसे माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ एक पशु मेला भी लगता है और पशु मेले में भी आसपास के जंगलों से पशु खूब आते हैं और विशाल मेला लगता है। अभी इन्होंने एक पीढ़ा भी बताई कि उसमें पशु मेले में ऊंट ज्यादा आते हैं, तो ऊंट भी इस क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊंट आते होंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ये विशेष रूप से आप मीटिंग करें जनप्रतिनिधियों की मेले से पहले, और पशुपालन विभाग के डायरेक्टर भी बैठे हैं और किसी अधिकारी को भेजना तो मैं वहां से भिजवाऊंगा। लेकिन पशु मेला व्यवस्थित ढंग से लगे, उसमें सारे पशु आए और उनकी खरीद फरोख्त है, जैसे लोगों की पसंद के पशु उनको यहाँ से मिल जाए, खेती के लिए मिल जाए, पशुपालन के लिए मिल जाए, दुधारू पशु है तो वो भी मिल जाए। ये सारी व्यवस्था उस पशु मेले में आने वाले समय में करवानी है। और निश्चित रूप से पशु मेले हमारी सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मंशा है कि राजस्थान भर में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि किसानी के बाद में, खेती के बाद में दूसरे नंबर पर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये पशुपालन है। और ये पशुपालन के धंधे को हम कैसे मजबूत करें, पशुओं के मार्फत हम रोजगार कैसे दें, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुओं के संबंध में बहुत सारी घोषणाएं विधानसभा में की है। अभी जैसे यहाँ ऊंट पालन का धंधा है, तो ऊंट पालन में जो ऊंट के पहला बच्चा होता है उसको पालन पोषण के लिए पहले 10,000 रुपए की सहायता दी जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे डबल करके 20,000 करने की घोषणा की है। अब पहला बच्चा ऊंट के होगा उसे 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी। इसी तरह से पहले पशुओं का कोई बीमा नहीं होता था। जो पशु है ना, चाहे वो ऊंट हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, घोड़ा हो गए, तथा किसी का बीमा नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दौर में पहले शुरुआत अभी की है और शुरुआत में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी और भेड़ और दुधारू ऊंट का बीमा करने की घोषणा की है। और अभी जैसे बजट सत्र खत्म हो गया, अभी योजना पर अमल करेंगे। इन पशुओं का टोटल 21 लाख पशुओं का, 5 लाख भैंस का, 5 लाख गाय का, 5 लाख भेड़ बकरी और भेड़ का, 5 लाख बकरी का और 1 लाख ऊंट का बीमा हम करेंगे। और जब कभी भी कोई पशु की बीमाधारी पशु की मृत्यु होगी तो सरकार निर्धारित रकम तय करेगी, वो राशि क्लेम के रूप में उनको पशुपालकों को मिलेगी। तो ये सुविधा भी हम आने वाले समय में देंगे। इसी तरह से और भी एक गोपालक कार्ड बनाएंगे और गोपालक कार्ड के मार्फत पशुओं का बीमा होगा। और गोपालक कार्ड के मार्फत गोपालक कार्ड के मार्फत बैंक से यदि कोई नए पशु खरीदने के लिए लोन लेगा तो 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से बैंक से मिलेगा। तो इससे भी पशुपालकों को मदद मिलेगी। इस तरह से पशुपालन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की है। एक हमने पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक गाड़ी है, गाड़ी में डॉक्टर्स है, एक कंपाउंडर है और साथ में एक ड्राइवर कम हेल्पर है। ये गाड़ी उसमें दवाइयां भी है। ये गाड़ी अभी तो जैसे कैंप कर रही है, अलग अलग गाँवों में कैंप कर रही है और एक दिन में 2 गाँव के कैंप कर रही है। लेकिन अभी जैसे उसका कॉल सेंटर खुलने वाला है, कॉल सेंटर खुलते ही 1962 नंबर पर आप कॉल करोगे तो वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। जिस तरह से हेल्थ में करते हैं 108 मोबाइल पे अपन फोन करते हैं, तो 108 मोबाइल स्थिति
कहीं के डिलीवरी पीरियड की महिला पीड़ित है तो उनके घर जाती है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उनको पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तर्ज पर ये पशुपालन मोबाइल वेटरनरी यूनिट है। आप फोन करोगे पशुपालक 1962 पर तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करेगी। ऐसे हमने 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरुआत की है, जिसका अभी लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में पशुपालक को घर आकर के इलाज है न करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी योजना है। इस तरह से एक दूसरा विषय और बताना चाहूंगा। इधर जैसे पशुपालन का व्यवसाय ज्यादा है तो साथ में गौ माता का भी पालन पोषण आप लोग करते होंगे। कई बार क्या होता है, गौ माता इधर में रोड पे आया तो रोड पे विचरण करती है, कई जगह ढेर सारा घूमती है। तो ये गौ माता है ना, जब से हम लोगों ने गौ माता की पूजा या उनका पालन पोषण करना बंद किया है या कम किया है, तब से हमारे परिवार में संकट आने चालू हो गए। हमारे परिवार में आपस में द्वेष विवाद पैदा हो गए। पहले हर परिवार में गाय माता होती थी और गाय माता की पूजा करते थे, गाय माता को हम पालन पोषण करते तो हमारा परिवार सुखी रहता था, एक रहता, परिवार में शांति और समृद्धि आती थी। लेकिन जब से हमने गौ माता की उपेक्षा की है, तब से कई तरह के हमारे संकट हमारे ऊपर आना चालू हो गए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई हर घर में अपन गौ माता को नहीं रखे, पहले तो हर घर में रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रख सकते हो तो हर पंचायत में गौशाला खोले और गौशाला खोल करके वहाँ गौ माता का पालन पोषण करे, उनका संरक्षण करे। हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है। पहले जो गौ माता चल रही है, गौशाला चल रही है, उनके विकास के लिए हम 9 लाख रुपए विकास के लिए देते हैं। 1 लाख रुपए गौशाला वाले जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपया विकास के लिए हमारा गोपालन विभाग देता है। हमारा टीन शेड बनाओ, खेली बनाओ या गोदाम बनाओ, इस तरह की योजना के लिए देते हैं। और पंचायत स्तर पर जहाँ पर गौशाला नहीं है, उन पंचायतों में नई गौशाला खोलने पर एक संस्था बनानी होती है। संस्था बना करके रजिस्टर करनी होती है। रजिस्टर करने के बाद में हमारे वेबसाइट पर उसको आवेदन करना पड़ता है। रक्षा से यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में भी कर सकते हैं। वो करने के बाद में गौशाला शुरू करो। शुरू करने के बाद में 10 लाख रुपए यदि वो संस्था जमा कराती है तो 90 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। गौशाला के निर्माण में 1 करोड़ में बहुत बढ़िया गौशाला हो जाती है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है। उसमें 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि मिलती है। 10% राशि संस्था वालों को जमा करानी होती है। इसमें भी कलेक्टर जैसे कोई या पंचायत समिति स्तर पर कोई गौशाला बची तो बाकी हो तो किसी न किसी संस्था को आगे ला करके वो गौशाला नंदीशाला खुलाए, जिससे आने वाले समय में उसका लाभ भी मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों को हम जो अनुदान देते हैं, 9 महीने का अनुदान देते हैं और जो बीमार गाय है या जो विकलांग गाय है उनको हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। और नंदीशाला में नंदियों के लिए हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। तो गायों के अनुदान में मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी करके अभी घोषणा की है। 10% बढ़ा करके आने वाले समय में गायों का अनुदान आएगा तो हमारी सरकार गायों को बचाने के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी राजस्थान सरकार की जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और बहुत सारी योजना संचालित है, उनका लाभ भी हमारी जो पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल है, उनके ऊपर देख सकते हैं। देवस्थान विभाग से एक योजना और चलती है, वो है सीनियर सिटीजन को यात्रा कराते। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर है, उन लोगों को हम लोग, हमारा देवस्थान विभाग यात्रा कराता है, चाहे रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, क्या नाम काशी हो, इस तरह से हरिद्वार हो, इस तरह से बहुत सारे तीर्थ है जिनकी यात्रा कराते हैं। वेबसाइट अभी खुलेगी
वारंटी 15 दिन के लिए वो वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपका जब नंबर आएगा तो आपको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर बुलाएंगे और उस रेल के मार्फत आपको बिना पैसे निःशुल्क यात्रा, हमारा विभाग है बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की कराएगा और उसमें खाना पीना पूरा का पूरा देश का विभाग वहन करेगा। एक पैसा भी आपको घर से जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा कराएगा। और साथ में हवाई यात्रा भी है। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, उस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हवाई जहाज से जयपुर से यात्रा कराएंगे। कोई हवाई जहाज से भी 60 साल से ऊपर वाला यात्री करना चाहे तो वो भी उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। वहाँ भी वो निःशुल्क यात्रा, एक पैसा भी उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सरकार, हमारे विभाग आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार है और ये इसका जो सरकार की योजनाओं का फायदा आप जरूर है, ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। पुनः मैं जिला प्रशासन को और जनता विभाग के सभी अधिकारियों को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम अच्छा करवाया और 1 महीने तक आप अपने पैरों पर खड़े रहे। आप आराम नहीं करे, सरकार आराम नहीं करती है, आप भी आराम नहीं करे। 1 महीने तक इन लोगों की पूरी सेवा दे, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।